नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जो आज जम्मू कश्मीर पहुंच गई है। बता दें कि आज यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यहां पर कन्याकुमारी से लेकर यात्रा जो है वो शुरू हुई और भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची। इसके बाद आपको बता दें कि यहां जब यात्रा का अभिनंदन किया गया, इसमें कई सारे दिग्गज नेता भी शामिल थे, जैसे कि नेता फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना नेता संजय राउत, जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी इस यात्रा में शामिल थे। उन्होंने यात्रा का अभिनंदन किया। क्या क्या हुआ इस यात्रा में, क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने किया संबोधित। कहा, ऐसा लगा जैसे घर वापस आ गया। लोग पीड़ा में हैं, दर्द बांटने आया हूँ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। जम्मू कश्मीर में एंट्री से पहले राहुल ने पठानकोट बॉर्डर पर संबोधित किया। इस दौरान बड़ी तादाद में समर्थक मौजूद रहे। राहुल बोले, पूर्व जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गए थे, मैं उसी जगह जा रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे घर वापस आ गया। जब कोई अपनी जड़ों की ओर लौटता है तो वे अपने बारे में और अपने देश के लोगों के बारे में काफी कुछ सीखता है। मैं अभी यहाँ जैसे आ रहा था, चल के आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कन्याकुमारी से चला हूं, पूरा हिंदुस्तान साउथ से नॉर्थ हम चले हैं, 3500 किलोमीटर हो गए। और मैं सोच रहा था, ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। यात्रा जब जम्मू कश्मीर पहुंची तो वहां भी राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है। अगले 9-10 दिन आपके दिल का दर्द, जो भी दुख है, उसे बांटने आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आप इस देश के हो। और जो मैंने पूरे हिंदुस्तान में बोला कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, वही मैं आपको बोलना चाहता हूं। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आप सबके लिए। और मैं आपके साथ अगले 9-10 दिन आपके दिल में जो दर्द है, जो दुख है, उसको बांटने आया हूं। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान के सामने नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं। सरकार ने इस देश को रोजगार देने वाले छोटे मध्यम व्यवसायियों को खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक युवाओं के मुंह में केवल एक ही शब्द है, बेरोजगारी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी का नतीजा है। भारत के गरीब लोगों और युवाओं के अधिकारों पर हमला हो रहा है, किसानों पर आक्रमण हो रहा है। पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को दिया जा रहा है। स्पेशल डेस्क, न्यूज आर, भोपाल। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक जा पहुंची है, 30 जनवरी को यात्रा का समापन होने वाला है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे मेहमान विवेक श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता हैं और जय करण पटेल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दोनों ही जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही न्यूज आर में। सबसे पहले जय करण जी, आपके पास आना चाहूंगी।
काफी अच्छी बात है, भारत जोड़ो यात्रा का जो लक्ष्य था पूरा हो चला है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफर जो है यात्रा ने तय किया। कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, कई पड़ाव पार करके यात्रा यहां तक पहुंची, लेकिन इस बीच जो एक बात थी वो कहीं गई नहीं, लगातार यात्रा के दौरान जारी रही। वो ये कि बीजेपी पर लगातार कांग्रेस इस यात्रा भर में हमलावर रही है। नहीं हर्षिता जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये पदयात्रा नहीं है। शुरुआत में लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा है, राहुल गांधी की पदयात्रा है, लेकिन हमारे भारत देश के वासियों ने, हमारे भारत देश की जनता ने इसको हाथों हाथ ले करके ये कांग्रेस की यात्रा से कहीं ऊपर ये जनता की यात्रा हो गई, देश की भावनाओं की यात्रा हो गई। और माननीय राहुल गांधी जी का जो बयान वहां गया, आपके द्वारा ही ये कहा गया कि राहुल गांधी के द्वारा ये कहा गया कि सब इस देश के हैं। ये कहने की जरूरत आज माननीय राहुल गांधी को क्यों पड़ी? क्योंकि जिस पार्टी की हमारे देश में सरकार है वो कुछ लोगों को इस देश का मानते हैं, बाकी लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। एक विशेष वर्ग के लोगों को वो दूसरे देश में भेजना चाहते हैं और बहुसंख्यक को, जिसको हम लोग दलित पिछड़ा आदिवासी कहते हैं, उसको ये लोग डंडे से पीटना चाहते हैं, गाली गलौज करना चाहते हैं, उनको बेइज्जत करके 100 साल पीछे की जिंदगी जीने का मजबूर करना चाहते हैं। आप ही के द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा कि मेरे दिल में आप सबके लिए प्यार मोहब्बत है। ये बात कहने की आज जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो देश हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा में जुड़ा हुआ था, हर लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम दो और हमारे दो की सरकार पर लाकर छोड़ देने का काम किया। इस देश में आज ना किसानों को कोई पूछने वाला है, ना बेरोजगारों को कोई पूछने वाला है, ना महिला सुरक्षा पर ये बात करना चाहते हैं, ना गरीब मजदूरों पर ये बात करना चाहते हैं। अगर जो मोदी सरकार बात करना चाहती है तो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी पर बात करना चाहती है, वो नफरत पर बात करना चाहती है। ठीक है जयकरण जी, तमाम आरोप, बहुत सारे आरोप, बहुत सारी बातें, सभी का जवाब लेंगे विवेक श्रीवास्तव जी से, लेकिन उससे पहले स्वागत कर लें हमारे वरिष्ठ पत्रकार का प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास भी आऊंगी प्रभात जी, लेकिन पहले विवेक जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, काफी सारे आरोप जयकरण जी ने अभी चर्चा के दौरान शुरुआत में ही कई सारे आरोपों की उन्होंने झड़ी लगा दी है। कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है। मेरा सवाल एक आपसे ये भी है विवेक जी, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, सबको मोहब्बत वो दे रहे हैं, कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, बीजेपी के लिए इतनी नफरत फिर कहां से आती है? देखिए स्नेहा जी, कांग्रेस में स्वयं में अंतर्द्वंद चल रहा है। वो कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, और उनके आचरण को देखेंगे तो आपको इनके सारे वक्तव्यों पे हंसी आएगी। जयकरण जी अभी बोल रहे थे, मैंने उनको गौर से सुना कि मोहब्बत की दुकान लगाए हैं। एक मोहब्बत की दुकान सन 84 में लगाई थी कांग्रेस ने सिखों के लिए, जिंदा जला दिया था। एक मोहब्बत की दुकान जम्मू कश्मीर में जहां उन्होंने भाषण दिया, वहां हिंदुओं के लिए लगाई गई थी। क्या क्या हुए सब लोगों को मालूम है। अभी ये दुकान लेकर के कांग्रेसी जम्मू कश्मीर में उस समय गए होते 89-90 के दशक में, बड़ा अच्छा लगता। ये मोहब्बत की दुकान कभी उन सिखों के दरवाजे पे जाए जिनके घर के लोग जिंदा जलाए गए 84 में कांग्रेसियों के द्वारा, तो बहुत सुकून दिल को मिलता। वहां ये मोहब्बत की दुकान नहीं ले जाए। ये भाषण दे रहे हैं हर्षिता जी, वहां पे आज ये जाने लायक इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन भारतीय जनसंघ ने इसके लिए बलिदान दिया है, त्याग तपस्या की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं रहेंगे के नारे के साथ जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया था। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू वहाँ वीजा सिस्टम लागू कर चुके हैं जी। और आज अगर जिस तिरंगे के साथ राहुल जी वहां घुस रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सरकार की देन है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के
देन है, अमित शाह जी की देन है कि जिन्होंने पहले ही सत्र में सरकार के 370 को हटा करके फेंकने का काम किया। नहीं, वहां के जो नेता आज इनके स्वागत में खड़े हैं वही नेता वक्तव्य देते थे कि यहाँ कोई तिरंगा ढोने वाला नहीं मिलेगा। ठीक। और आज उसी तिरंगे के साथ राहुल जी जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत है। बिल्कुल। अभी बेरोजगारी की बात करते हैं, ये महंगाई की बात करते हैं। पूरी यात्रा में राहुल गांधी महंगाई बेरोजगारी का बाजा बजाते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले आधी रात में डीजल पेट्रोल पे स्टेट वेट बढ़ा दिया सुक्खू सरकार ने। स्टेट वेट बढ़ाने से, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाने से महंगाई में कमी आएगी कि बढ़ोतरी होगी? प्रभात जी बैठे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लखनऊ के सत्ता के गलियारे में इनकी बड़ी धाक है, इनसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे सरल शब्दों में। मैं कुछ कहूंगा तो जयकरण जी कहेंगे ये विरोधी है जी। बेरोजगारी दर दूसरे नंबर का प्रदेश है राजस्थान, जहां सबसे ज्यादा है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 5 साल पूरे को होने आ रहे हैं, अभी तक ये रहता हो पाया कि गहलोत जी कब तक रहेंगे, सचिन पायलट कब आएंगे। बेरोजगारी दर वहां दूसरे नंबर का प्रदेश है। जब आप बेरोजगारी दरों की सूची बनाएंगे तो दूसरे नंबर का प्रदेश राजस्थान है, जहां बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। और राहुल जी वहीं से गुजरे हैं, कांग्रेस का वहां शासन है। कई % की कमी आई मैं तो नहीं जानता, प्रभात जी बता दे, जयकरण जी बता दे। ये बाजा जो बजाते जा रहे हैं जनता के बीच, जनता इसका पूरा आनंद लेती है। ठीक है जयकरण जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए हर्षिता जी, अभी हमारे साथी विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने ये क्या, इनको ये बताना चाहिए था कि आज जो हो रहा है, क्या पूरे भारत देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर आपने अत्याचार किया कि नहीं किया? आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी इसके साथ कह सकता हूँ, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। अगर कोई एक आदिवासी अपने शादी में घोड़े पर बैठता है तो इनके जो संगठन है संघ के चाहे बीजेपी के, वो उनको पीटने का काम करते हैं। अगर जो कोई दलित का बच्चा मोछ रख लेता है तो उसको सर मुड़वा देने का काम करते हैं। आदिवासी और दलित का कोई आदमी विद्यालय में खाना बनवा देता है तो इनके संगठन और आरएसएस के लोग उसको विद्यालय में जा करके पीटने का काम करते हैं, बहिष्कार करने का काम करते हैं। अभी विवेक जी कह रहे थे कि 370 धारा हटा दिया। अरे 370 धारा हटाया तो आपने हटाया, देश ने देखा कैसे हटाया, क्या क्या, लेकिन कश्मीर में आपने बदला क्या है? कश्मीर पंडितों की जो हालत है, आज भी लोग कश्मीर से जम्मू कश्मीर को छोड़ भाग रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आपकी सरकार चुप बैठी है। अगर जो कश्मीर कश्मीर पंडितों की हत्या करके आप सरकार बनाना चाहते हैं, ठीक है विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं जयकरण जी है इसी सरकार पर। हर्षिता जी 1 मिनट, एक शब्द कहकर मैं अपनी बात विवेक जी को याद दिला दूं। अभी विवेक जी राजस्थान की बात कर रहे हैं। अरे आप राजस्थान की क्या बात करेंगे विवेक जी? आपने देखा होगा जब कन्हैया की हत्या हुई तो उसका संबंध किससे निकला? आपके पूरे पूर्व गृह मंत्री से निकला। आप क्या बात करते हो? आतंकवादियों से साठगांठ करते हो, बिन बताए पाकिस्तान जाते हो, बिरयानी खाते हो, साल उड़ाते हो, आरोप कांग्रेस पर लगाते हो। बोलिए विवेक जी, बोलिए। ठीक है जयकरण जी, सुन लिया है आपकी बात। ठीक है विवेक जी की सुन लेते हैं, बोले। बहुत सारी बातें की, जितने आरोप इन्होंने लगाए संघ पे, भारतीय जनता पार्टी पे, एक भी घटना ये बता दें जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या संघ के लोग इस तरह के आदिवासियों पे अत्याचार में लिप्त हो। एक घटना बता दें। राजस्थान की घटना है कि एक दलित को पानी पीने के लिए इतना मारा कि मर गया। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति पाति पे विश्वास नहीं करती। हमारे शाखाओं में किसी की जाति नहीं पूछी जाती, वहाँ सब लोग जी ही जी होते हैं, वहाँ किसी की जात नहीं पूछी जाती। पहली बात तो मैंने स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, ऐसी कोई घटनाएं नहीं बता पाएंगे इसमें किसी आदिवासी के ऊपर अत्याचार करने पे, वनवासी के ऊपर अत्याचार करने में संघ या भाजपा का कार्यकर्ता लिप्त हो। भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार
देश के सर्वोच्च पद पे हमने आदिवासी महिला को स्थापित किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की शासन में पहली बार हुआ है। और जिनका अपमान करने का काम कांग्रेस के ठीक है विवेक जी। जय करण जी, आपसे भी इन सभी आरोपों पर मैं जवाब लूंगी। फिलहाल आप बने रहिए दोनों हमारे साथ। प्रभात त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए आरोप प्रत्यारोप हम देख ही रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का जो लक्ष्य था अमूमन पूरा हो ही चुका है, क्योंकि विपक्ष जैसे कि बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो यहाँ पे लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि शायद ही ये यात्रा अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगी, 4 से 5 किलोमीटर तक ही यात्रा चलेगी, कुछ ही दिन चल पाएगी और रुक जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने कर दिखाया है, वो पहुंच गए हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। क्या कहेंगे? देखिए हर्षला जी, निश्चित तौर पे यात्रा लोग करते हैं, लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और वो अपनी यात्रा करते हैं। और जब यात्रा शुरू हुई थी तो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए तो ये कहा गया था कि नहीं, ये सामाजिक यात्रा है, राजनीतिक यात्रा नहीं है। मैं इस यात्रा का मैं पूरा जो निष्कर्ष है, निश्चित तौर पे यात्रा में जगह जगह समर्थन मिला है, लोग जुड़े हैं। लेकिन कांग्रेस अपने उस अतीत को पे जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कांग्रेस अपने संगठन को बना नहीं पा रही है। कांग्रेस के पास लीडरशिप, देखिए कांग्रेस जिस तरीके से 5 दशक तक इस देश में राज किया, उसके बाद जो विश्वास की कमी आई जनता के बीच में, आखिर 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए और लगातार वो चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, तो जनता के बीच जो विश्वास बना, इस विश्वास को कांग्रेस क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से हासिल कर पाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पंजाब में आपने अमरिंदर को खोया, आपने कश्मीर में गुलाम नबी आजाद को खोया, उसके अलावा यूपी में आप गए भी नहीं, थोड़ा टच करके निकल गए, क्योंकि यूपी में जीरो है आपका। संगठन देने पे आपने काम नहीं किया। ये यात्रा अगर आप कहते हैं ये सामाजिक यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, राजनीतिक यात्रा नहीं है, तो भैया राजनीतिक बयानबाजी क्यों होती है? प्रवक्ता बैठ के फिर राजनीतिक बयानबाजी क्यों करते हैं? जो भी ये भारत जोड़ो यात्रा है, जितना भी इनको समर्थन मिल रहा है, अगर ये इसकी जगह भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए 2024 के लिए अपने संगठन को मजबूत करते, ये पूरी यात्रा सिर्फ इस बात की कवायद है कि दक्षिण में हमारी जो सीटें थी वो बची रहे किसी तरीके से, कहीं ऐसा ना हो जो 58 का हमारा ग्राफ था वो 20 या 25 में आ जाए। तो लड़ाई अब इस बात की है। अगर आप कोई भी संदेश ये देना चाहते हैं कि एक टी शर्ट में अगर आप वाकई समस्या कर रहे हैं, तो देखिए देश की राजनीति में अब जो जनता के बीच जो जाएगा, जो जनता को डिलीवरी देगा, जनता के साथ जो अपना विश्वास कायम करेगा, वही सत्ता में होगा, वही देश का नेतृत्व करेगा। तो 2014 के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कई बार क्या हुआ कि आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, बीच में ऐसे बयान बहादुर आ जाते हैं कांग्रेस के कि जो पूरा राहुल गांधी की हुई मेहनत को पानी फेर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है, ये दर्शाता है कि आप ठीक है, आप यात्रा कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र कई जन आंदोलन, कई यात्राएं हुई हैं, आपका इस यात्रा का स्वागत लोगों ने किया है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, बात को समझ रहे हैं। लेकिन असल जो आपको जनता को समझाना है, वो कांग्रेस जो जिस तरीके से परसेप्शन उनका क्रिएट रहा कि भ्रष्टाचार से आपके बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में गिर रहे, परिवारवाद में आपका परिवारवाद नहीं समाप्त हो पाया। तो देश की जैसे अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे, कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में कहाँ चलेगा पत्थरबाज? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके नेतृत्व में पत्थरबाज वहां जो पत्थर फेंकते थे गायब हो गए। आप वहां पहुंच रहे हैं, झंडा लहराइए, बहुत अच्छी तरीके से आपका वहां लोग वेलकम करेंगे, सुरक्षा है, आतंकवाद की समस्या खत्म है। गिनी चुनी जो घटनाएं हो रही है, जो चाहे कश्मीरी पंडित की हो, वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, उसकी हर आदमी निंदा करेगा। लेकिन आप अपने परसेप्शन को बनाइए। परसेप्शन जो कांग्रेस का जो पिछले 5 दशक से जनता के बीच में था, वो बनाने की आवश्यकता है। अगर 2024 में वाकई में आपको नरेंद्र मोदी से, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ते हैं, आप नरेंद्र मोदी से लड़ने लगते हैं, आप अडानी अंबानी से लड़ने लगते हैं। आप अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो आप गरीबों की बात कीजिए, आप निचले स्तर पर आप जा रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ आपके इस प्रयासों का स्वागत मैं करता हूँ, मैं पत्रकार होने के नाते। लेकिन आपने क्या खोया, क्या पाया, क्या आपने किस कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया? ठीक है, आप निकल पड़े हैं, कारवां आपके साथ निकल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज विश्वास स्थापित करने की है देश की। ठीक है, जयकरण जी से इस बात पे
हम जवाब लेना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे जयकरण जी? हाँ निश्चित हर्षिता जी, भी हमारे कह रहे थे कि मोदी जी के जो भी गलत निर्णय हुए आज तक, चाहे वो किसानों के काले कानून पर रहा हो, उन्होंने जब कानून लाने का काम किया तो उसकी अच्छाइयां गिनाई, और जब वापस लेना हुआ तब भी उन्होंने अच्छाइयां गिनाई, तब मोदी जी की कमी नहीं दिखी। आज ऐसे लोगों को राहुल जी के कुछ बयानों या उनके पार्टी के कुछ बयानों को वो समीक्षा मान रहे हैं। अरे देश को जो चला रहा है, उन्होंने तो पूरे 8 साल में देश को गर्त में डालने का काम किया है, चाहे वो किसानों का काला कानून हो, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे वो हमारे देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम हो, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी बोले, करने का काम किया। हर्षिता जी सुनिए, हर्षिता जी सुनिए, अभी राहुल जी ने यात्रा में, विवेक जी कहें। बार हर्षिता जी एक सवाल कानून लाया गया, जब प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया तो उन्होंने यही कहा कि हम इसकी अच्छाइयां समझाने में नाकामयाब रहे, हम इसे वापस लेते, और इसे वापस ले लिया गया। इसी तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं हमारे मित्र जयकरण जी, जरा सा अपने कांग्रेस के नेताओं को देख ले। शुरुआत में ही राहुल गांधी से उन्होंने आटा लीटर में बिचवा दिया, हाफ पैंट की गलती में फोटो पोस्ट करा दी, दिल्ली आए अटल जी की समाधि पे गए, उसके एक दिन पहले गौरव गांधी ने अटल जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, कांग्रेस आपस घेरा रहे। तो कांग्रेस स्वयं अंतर्द्वंद में है, तो करना क्या है, कर क्या रही, कभी काम। बिल्कुल वही परसेप्शन के बाद एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात भी प्रभात जी भी कह रहे थे। जी प्रभात जी। मैं हर्षिता जी एक सवाल जयकरण जी से करना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका परसेप्शन 10 जनपद का चलता था, आपने निश्चित तौर पे खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी सुप्रीम है और विपक्षी दलों ने आपके कमलनाथ ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का प्रोजेक्ट करने की बात कही। सारे विपक्षी दल आपसे किनारे हो गए, अखिलेश यादव, मायावती, केजरीवाल, ममता बनर्जी सब किनारे हो गए। तो विपक्षी जो फूट है आपकी, उस फूट को आप कैसे दूर करेंगे? और 10 जनपद की जो परिक्रमा है, क्या खड़गे जी आज वाकई में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहीं भी राहुल गांधी के संदेश चलते हैं कि खड़गे जी के चलते हैं? ये जयकरण जी बता दें। आप परसेप्शन बदल पाए अभी तक कि नहीं बदल पाए, इसको बता दें मुझे। ठीक है जयकरण जी बताएं। हाँ देखिए हर्षिता जी, प्रभात जी का जो कहना है, देखिए इनकी गलतफहमियां मैं दूर कर दूं। अभी इन्होंने सवाल उठाने का काम किया है कि राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है, उस पर कभी राहुल गांधी जी ने वोट मांगने का काम नहीं किया, सरकार गिराने और बनाने की बात नहीं की। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, जनपद की बात कर रहे हैं, देखिए खड़गे साहब एक बहुत वरिष्ठ नेता है, एक दलित आवाज है देश में। वो अंबेडकर साहब की सोच और विचारधारा को लेकर पूरे देश में चलने वाले पहले दलित नेता होंगे। दूसरी चीज मैं प्रभात जी को बता दूं कि जब राहुल गांधी जी चलते हैं, कोई प्रश्न आप जैसे मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं, खड़गे साहब है, ये प्रश्न खड़गे साहब देंगे, हमसे जो पूछना हो पूछिए। प्रभात जी थोड़ा सुन लीजिए। प्रभात जी आप संदेश को जनता के बीच खत्म नहीं कर पाए अभी भी ये संदेश है देश की जनता के साथ है कि 10 जनपद से ही प्रभात जी एक मिनट सुन लीजिए। स्पष्टीकरण दीजिए। क्षमा चाहेंगे आपसे, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, सुन लीजिए, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की बात आप सुना करें, क्योंकि देखिए पूरे देश की मीडिया हम लोगों को सुने ना सुने, लेकिन आप तो सुन लीजिए महाराज। मैं तो उम्मीद करता था, अगले अभी डिबेट में बैठा था, वहाँ विस्तार मंत्री विस्तार की बात आई थी, हमने तो आप लोगों की पैरवी की है कि पूरे देश की मीडिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुई है, बाहर से समर्थन दे रही, इसलिए आप लोगों को भी मंत्री बनाया जाए। हम तो आपके समर्थन में है, लेकिन देखिए किसी प्रकार सच्चाई को आप झुठला नहीं सकते। कांग्रेस की जो छवि बनाने का काम
पूरे देश की मीडिया ने कुछ चैनलों को छोड़कर करने का काम किया है, वो आज उजागर है। ये पूरे देश की जनता जानती है। ऐसा भी आएगा हर्षिता जी, हर्षिता जी, वही ईमानदारी से सर मैं कहता हूँ, मीडिया वाले कान पकड़ करके राहुल गांधी को बहुत समर्थन रहा हूँ, राहुल गांधी को बहुत समर्थन वो दिलवाने वाला मीडिया के साथ ही अपनी विश्वसनीयता बनाना। मीडिया को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, मीडिया को संघर्ष करना चाहिए, मीडिया सरकार में भी शामिल होना चाहिए। मीडिया चौथा स्तंभ है, लेकिन अब आप पांचवा होने जा रहे हैं, चौथा स्तंभ होने जा रहे हैं। इसका रोडमैप बताइए ना, रोडमैप बताइए कि आप कैसे लड़ेंगे बीजेपी से, कैसे मोदी से लड़ेंगे, कैसे विपक्षी एकता रख पाएंगे कायम, इसका रोडमैप क्या है आपके पास? विवेक श्रीवास्तव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, ठीक है, आप दोनों थोड़ा सा शांत रहिए। विवेक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले विवेक जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए तड़प रहे थे, वही राहुल गांधी जी ने मनमोहन सिंह को 10 साल सरकार बनवाने का काम किया है। तो देश हमारे जयकरण जी किसी और की भी सुनेंगे या नहीं? जयकरण जी बोले विवेक जी। हर्षिता जी, जयकरण जी जिस तरह का आरोप मीडिया पे लगा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस का पुराना चरित्र है। ये न्यायपालिका के ऊपर भी हमले करने के लिए जाने जाते हैं, कार्यपालिका विधायिका को तो कुछ समझते नहीं, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का क्या सम्मान करेंगे। तो ये कांग्रेस का बहुत पुराना चरित्र है, इसके लिए उनको कोई दोष नहीं है। ये कांग्रेस इंदिरा गांधी समय से। विवेक जी, ये जयकरण जी की गलती नहीं है कि ये मीडिया को ऐसा कह रहा है। अभी क्या है, राहुल गांधी ने जहां संबोधित किया अभी कश्मीर में ही, उन्होंने अपने संबोधन में भी वहां पर भी उन्होंने मीडिया पर उन्होंने एक तरह से हास्यप्रद कुछ कहा था कि ये लोग अभी डर रहे हैं क्योंकि मेरे संबोधन में शामिल हुए हैं, कहीं इनको कोई देख ना ले, कहीं कोई बीजेपी वाला इन्हें ना देख ले। तो ये चीज सिर्फ इनकी तरफ से नहीं, इनकी पार्टी में ही कहीं ना कहीं मीडिया को लेकर इस तरह की जो है छवि बनी हुई है। हर्षिता जी, ये विषय आज का नहीं है जी। इंदिरा गांधी के समय में संजय गांधी के नेतृत्व में रायबरेली में अदालतों के युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता हो करके हल्ला कर देते तो अदालतें बंद हो जाती थी। ये न्यायपालिका पे हमला करने के लिए जाने जाते हैं, विधायिका पे हमला करने के लिए जाने जाते हैं, कार्यपालिका को पंग बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये शासन सत्ता के लोग हैं, ये संविधान से बहुत ऊपर अपने आप को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। बिल्कुल तो ठीक है। संविधान में संशोधन भी बिना सदन को विश्वास में लेके कर देते हैं। जयकरण जी फिर कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है बोले जयकरण जी। कैसे हुआ? देखिए हर्षिता जी, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, ये कोई मेरा ओवर कहना नहीं है। आज कुछ मीडिया चैनल के पत्रकार को, एंकर को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, किसी क्षेत्र में भेजकर देख लीजिए कि जनता उसको किस प्रकार से लेती है, कैसे स्वागत करती है, कैसे उनको चाय पिलाती है, वो बिठाने का काम करती है या भगाने का काम करती है। इससे हमारी बात आपके पास अगर ऐसा होता जयकरण जी तो मीडिया के जरिए बीजेपी के खिलाफ कभी कुछ निकलकर सामने नहीं आता, क्योंकि हम आपका कहना ऐसा कि हम लोग सिर्फ कांग्रेस को कवर करते हैं, कांग्रेस को उसकी नाकामियां दिखाते हैं, नेगेटिविटी कवर की जाती है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी के खिलाफ क्यों कभी कोई बात निकलकर सामने आती है? फिर बताइए मुझे। अच्छा, क्या हर्षिता जी थोड़ा सा समय दे दीजिए हर्षिता जी। क्या हर्षिता जी, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी उनके साथ पूरे देश की मीडिया मनमोहन सरकार से शाम सुबह बैठकर सवाल जवाब करती थी और विपक्ष के साथ मजबूत से खड़ी थी। क्या वही मीडिया आज विपक्ष के साथ है? वो मोदी सरकार से एक सवाल पूछने की हिम्मत रखती है, अमित शाह जी से एक सवाल पूछने की हिम्मत रखती है? अगर वो रखती है तो एक प्रेस का आयोजन कर लीजिए और मोदी साहब को दिल्ली में बैठ करके बताइए कि ठीक है, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से इस बात का जवाब प्रभात जी दे पाएंगे। प्रभात जी, मोदी जी को जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा, मीडिया नहीं जाएगी, मीडिया पर आपके परसेप्शन को नहीं बनाएगी, आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी जनता के बीच में, कंट्रोल को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी कथनी और करनी में अपने काम करना पड़ेगा, अपने परसेप्शन को बदलना पड़ेगा। नहीं प्रभात जी कांग्रेस अब आपका वाले नहीं। देखिए प्रभात जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जितना भी लेख लिखना लिख लीजिए, जितना टीवी चैनल पर दिखाना बोल लीजिए, लेकिन प्रभात जी मैं क्षमा चाहूंगा
आपके मनोभावना को समझते हुए मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आपकी सारी सच्चाई जनता जान चुकी है। अब आप अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होंगे परवान भैया, तो इसलिए आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा, आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा। वो अभी न देखना पड़े आपको कि कान पकड़ कर आपको बोलना पड़े कि आज जो मैं कह रहा हूँ सत्य बोलना रहा हूँ, आज मैं जो कह रहा हूँ सत्य बोला, ऐसा मीडिया को न कहना पड़े। आप अपनी बात को बताए रखिए। कांग्रेस पार्टी इसीलिए रोड पर हम लोग हैं, इसीलिए हम लोग सड़क पर हैं, क्योंकि आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। ठीक है, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। प्रभात जी, कहीं ना कहीं जयकरण जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप हम बातचीत जिसकी कर रहे हैं, इनकी पार्टी का यही एक उद्देश्य है कि देश में केवल और केवल मोहब्बत की दुकान खोलनी है, जो कि राहुल गांधी खोलते हुए चल रहे हैं, दुकान खोलते हुए चल रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, और भारत को जोड़ने का काम जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है, हमें बिल्कुल इनकी बात जो है वो भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि बात वही है ना कि अगर कोई समझदार है उसके सामने चुप हो जाना ही कहीं ना कहीं बड़ी समझदारी होती है। ठीक है, आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अब जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है और 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन होने वाला है। इस बीच जैसे हमने देखा कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आए और इसी को लेकर आज बीजेपी कांग्रेस में भी काफी तकरार देखने को मिली। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी की इस यात्रा का उद्देश्य था कि भारत को जोड़ना है, मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं, अब देखना होगा कि आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में उनकी इस यात्रा का कितना असर देखने को मिलता है। तो इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।